Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are again doing the series of the IFOS paper 2022, starting with the fourth part. We have already discussed 5 and 6. You can just visit the YouTube channel and look into it. Starting with the fourth part, question is, what are the effects of the climate change on the sea level? How would these impact coastline and coastal communities? Achal, kindly give the direction. Dimension बताओ इसका. Then करूँ ना. यस, तो इसमें पूछा है कि मेन पहले हमें टैकल करना है कि इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द सी लेवल क्या होगा। तो फिर फर्स्ट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ग्रीन हाउस गैसेस Sea है। level. इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं, सी लेवल. सी लेवल। सी उसका लेवल बताओ सिर्फ. क्योंकि ओशन वार्मिंग हो रही है। हाँ, ये हो रहा. कोस्ट लाइन इम्पैक्ट. फ्लड लिखो। कोस्ट लाइन हाँ, फ्लड हो गया। कोस्ट लाइन. सबमर्जिंग ऑफ कोस्ट लाइन फ्लड, सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल सिटीज। हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट हो गया ना, कोस्ट लाइन कम्युनिटी के लिए हो गया ना, वो तो इसमें नहीं आएगा. सिर्फ इसमें रहे सी लेवल पर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो बताना है. ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइस. तो इसमें औशिक वो भी हो गया कि सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है उसमें डिसरप्शन आ रही है, जिसकी वजह से जो ओशियनिक करंट्स हैं उनका फ्लो चेंज होता है, क्योंकि सी लेवल की बात हो रही है ना। हम्म, जो साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो डिफर हो जाती है। सही बात. हाँ, सी लेवल का बात हो रहा है सिर्फ इसमें. हाँ, सी लेवल का है ना। ओशियानिक करंट. हाँ, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेशन तो अलग हो गया. प्रेसिपिटेशन लेवल ज्यादा होगा तो ज्यादा बारिश आएगी, सी लेवल बढ़ेगा। हाँ, तो हो गया ना, सी लेवल लिखा दिया शुरू में. ओशन ठीक। एसिडिफिकेशन हो गया. ठीक है. इम्पैक्ट बता रहा ना. इम्पैक्ट कोस्ट लाइन. अब बताओ. अब कोस्टल कम्युनिटीज. इसी पर क्या कोस्ट लाइन में इम्पैक्ट क्या. इमरजेंस हो गया। उसके बाद हम्म, जो सी लेवल बेस्ड फार्मिंग होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद जो मेरीन मैं फिशरीज। बताता हूँ. सॉल्ट हाँ। वाटर इंट्रूजन. एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल. राइस फार्मिंग होता है वो रीजन में. तो वहाँ पर सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मिंग. सबमेर्जेंस ऑफ द कोस्ट लाइन. और बायोडाइवर्सिटी हार्म होता है कोस्टल कम्युनिटी के लिए. बोल सकते हैं इसमें औषध की वो जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं जिसमें कि मैंग्रोव्स, बार्स, एटोल्स, ये सारे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। हाँ, बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल लिख देंगे. मैंग्रोव लिखते हैं इसमें कोस्टल कम्युनिटी के हिसाब से बताओ. तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला है। डिस्प्लेसमेंट. हाँ. उसके बाद लिवलीहुड चैलेंज हो गया। लिवलीहुड चैलेंज. आंचल. लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ट्रू. हाँ, डिस्प्लेसमेंट के कारण लॉस ऑफ कल्चर हेरिटेज. इसके बाद जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हो गए वो हो गए। हाँ. कोलेरा हमने कल पढ़ा ही था। हाँ. अर्बन अर्बन फ्लडिंग होता है उसके कारण. टूरिज्म का फिशिंग कोस्टलाइन कम्युनिटी के लिए. फिश प्रोडक्शन डिक्लाइन. वही लाइवलीहुड चैलेंज में आते हैं. सब हम्म। उसी के अंदर में आते हैं. ठीक है एकदम। ये सब सब हेडिंग का बात हो रहा है. सब हेडिंग के अंदर फिर जो एग्जाम्पल है वो लिख सकती है. तो जो इसमें आ गया. ठीक है. ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए ओवरऑल. तो लास्ट में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने से बता रहे थे, जरूरत नहीं है इसमें. हाउ वुड दिस इम्पैक्ट लिखा हुआ है. तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट है एक तरह से. कैसे डील करेंगे अगर 2 पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं. रविश.
तो इसमें औशिक पहला तो है कि हम सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एमिशन है उसको रोकें। इसमें इंडस्ट्रीज भी आ गई, व्हीकल्स नहीं, भी आ गए। इसमें सोचो क्लाइमेट चेंज और उसका सी लेवल, सी लेवल का इम्पैक्ट पूछा है। एक तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं पूछा है। हाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन सी लेवल एंड हाउ वो दीज इम्पैक्ट कोस्ट लाइन एंड कोस्टल कम्युनिटी। तो सी लेवल, नहीं, तो अभी सी लेवल का मिटिगेशन की इम्पैक्ट बात क्या हम है? सी लेवल की कर रहे हैं ना। हाँ, सी लेवल मिटिगेशन उसका बता। तो ठीक सिंपल है, है। मैंग्रोव्स को प्लांट करेंगे, ऐसे हम लोग बात की थे ना अभी हाल फिलहाल में, एक केस स्टडी था। हाँ, तो इसमें हम बात कर सकते हैं मैंग्रोव्स की और स्पेशल स्पीशीज जो हाँ, स्पेशल साइक्लोन से स्पीसीज। मतलब हाँ डिजास्टर रेजिलिएंट जो होती है। हाँ, और दूसरा बता दो, दो ही बता दें। दूसरा, कोस्टलाइन कम्युनिटी में CRZ, इसको फॉलो करना जरूरी है। ये एक रूल्स है फॉर द कोस्टलाइन कम्युनिटीज। इसका था कोस्टलाइन रेगुलेशन जोन रूल्स है। जो प्रवेश, 2005 है ना एक ये। बार बता दो एक बार सबके लिए। हाँ, तो कोस्ट लाइन रेगुलेशन जोन एक एनवायरमेंटल लाइसेंस होता है जो आपको किसी भी तरीके का आप सेटलमेंट करते हो, रेजिडेंशियल सेटलमेंट, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनानी है, कमर्शियल हब्स बनाने हैं, तो उसके लिए कोस्ट लाइन पर जो भी आप टूरिस्ट स्पॉट्स इस तरीके की कोई भी काम करोगे तो उसको उसके लिए आपको जो कोस्टल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर एक क्लियरेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो आपको क्लियरेंस देती है, जिसके अंदर तीन कैटेगरी होती है: कोर, बफर, कोर बफर एंड मतलब आउटर जोन। तो कोर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता है सिवाय साइंटिफिक रिसर्च और एटॉमिक। और बफर के अंदर आप टूरिज्म कर सकते हो, होटल्स बना सकते हो, लेकिन आउटर जोन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो डिस्पाइट मतलब मद्देनजर म्यूनिसिपैलिटी और सैनिटेशन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत। ठीक है, हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पढ़ो एक बार। अच्छा, अब तुम ही लोग उसमें कोई पढ़ो। Enumerate the factors causing biodiversity loss and कौशिक, describe the हाँ, इससे पहले दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। एक हमने सी लेवल में ये भी तो छोड़ा ना कि मतलब सी लेवल जो है ग्लेशियर्स के मेल्ट से जो है लिख दिए। उसका। अच्छा, लिखा है। देखो ना पर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, ठीक। क्रायोस्फीयर कम होने का कारण। ठीक। तो मैं लिखते आ रहा था वहां पर, उसको जो लिख रहे हैं ना साथ साथ बात करते रह रहे हैं, तो एक बार देख लेना स्क्रीन पर भी सुनते सुनते। तो हाँ, बताओ ये। आज मड फ्लैट इकोसिस्टम भी आ सकता था, मतलब हम डाल सकते हैं इसके अंदर अगर हम रिलेट करें तो। हाँ, सोचना मतलब कि ऐसा क्या होता है ना कि जब नया नया चीज समझ में आता है ना तो हर जगह डालने का मन करता है, ये भी होता है। तो इससे ठीक। भी बचना चाहिए। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये समझ बात सोचना, सकते हो सकता है कि नहीं सब हेडिंग के अंदर में आ सकते हैं कि नहीं, बस सोचना इसके ऊपर। ओके। एंड वे पढ़ो, डिस्क्राइब करो, दो सो क्वेश्चन है इसके। next question is enumerate the factors causing biodiversity loss and describe the characteristics of a biodiversity hotspot। तो यहाँ पे हमारे पास keywords है factors causing biodiversity loss। फर्स्ट पार्ट में हम इसको टैकल करेंगे। नेक्स्ट इज द characteristics of biodiversity hotspot। तो बताओ characteristics क्या होंगे नेक्स्ट क्या में है। करेंगे। तो फैक्टर्स causing biodiversity loss, तो अगर हम ओशियनिक वे में बात करें तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर ले तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इज देयर। फैक्टर कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो सोचो ना फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो हम अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का बात कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पूछा है इसमें, स्पेसिफिक नहीं जाना है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया, उसे थ्रेट Exploitation, एग्जाम्पल hunting, fishing। वेस्टर्न घाट। क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, हाँ, हंटिंग होता है, फिशिंग ओवर होता एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, है। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें उसे दो तरीके से इस हाँ, क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं। पहले टाइटल हो गया एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, दूसरा हो गया हाँ, नेचुरल फैक्टर्स। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक में आ गया मैन ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, उसी में आ गया। हाँ। अर्बनाइजेशन उसी का पार्ट हो हम्म, गया। हम्म, हम्म। उसके बाद आ गया ओवर नेचुरल एक्सप्लोइटेशन हो गया, डिजास्टर। माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट डिसीज को हो गई, हटाना, लोकस्ट क्लियरेंस। वाला, वो हैबिटेट को लॉस करता है। सही बात है। डिजीजेस, लोकस अटैक एग्जाम्पल। लोकस पता है ना क्या होता है? तुम लोग देखा होगा, ये कम से कम होगा दिल्ली में।
हाँ, रहने, लोकस्ट और उस अटैक समय नहीं, आया था लोकस्ट को राजस्थान में। बेसिकली ग्रीन होपर जो होते हैं ना, जिसको हिंदी में टिड्डी भी बोलते हैं इन टिड्डा। नॉर्थ इंडिया भाषा, वो होता है। यस, ठीक है। डिजीज लोकल अटैक हो गया, पेस्ट हो गया, इसी कारण वो होता है। एग्जाम्पल, बॉल वर्म। आगे सोचो, मैं ओवर लिख रहा यूज हूँ। ऑफ और फर्टिलाइजर फिर से होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम्म इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। एग्जैक्टली, हाँ, गुड ट्रू। एग्जाम्पल। हम्म अब सही में आंचल, अब तुम सोचोगे कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था वो किसके अंडर में आएगा। तो ये सब हेडिंग है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। एग्जाम्पल बताओ एक। जैसे यूकेलिप्टस प्लांट हो फोरिस गया। जुडीफोरा, फोरिस हम्म, जुडीफोरा, हाँ प्रोफिस ठीक है। जुडीफोरा। हम्म, हाँ, यूरिफोरा कुछ था, फोरिया ऐसे। ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था। फर्टिलाइजर को तो फैक्टर्स हाँ, फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर माइनिंग, फॉरेस्ट, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लॉस का। हॉटस्पॉट पूछा है, सॉरी, हॉटस्पॉट बताओ। ये तो टेक्निकल चीज है। अच्छा, इसमें जैसे वो हॉटस्पॉट फैक्टर है कि किसी रीजन में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, और एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन कितने स्पीशीज हैं, हम्म एंड देन इस, यूनिक स्पीशीज कितने हैं, आई गेस। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं एंडेमिसिटी वैसे। होता है। एंडेमिक कितना हम्म, है, एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। इसमें भी ओसे के इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हाँ, दो सब टाइटल बना सकते हैं, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। टेरेस्ट्रियल के अंदर चार चीजें, मैरीन के अंदर चार चीजें, जो भी ऐसे लिखा हमने। लेकिन इसमें नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का बात किया, तो ओवरऑल भी बता सकते हो कि उसमें क्या है, ज्यादा तोड़ोगे ना तो फिर पॉइंट्स कम मिलेगा सोचने के लिए। फिर आपको पॉइंट्स में समय लगेगा सोचने में कि उसके अंदर मैं यही डाल सकता हूँ। इसमें ओवरऑल बात कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा है, मरीन पूछता है तो मरीन का लिखते सिर्फ। तो दोनों लिख सकते हैं एग्जाम्पल दे देंगे इसमें, सुंदरबन मिक्स का, करके। क्या वेस्टर्न हुआ। घाट का। एग्जाम्पल दे देंगे सुंदरबन का, हाँ वेस्टर्न घाट का। एग्जाम्पल तो, हाँ एग्जाम्पल तो हो जाएगा हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एंडेमिक सिटी ज्यादा होता है, उसमें प्लांट एनिमल का स्पीसी होता है, एंडेमिक प्लांट ज्यादा होता है, वहीं लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड पांडा हो गया उस तरफ में, या फिर नीलगिरी थार, नीलगिरी रीजन में, तो नीलगिरी नाम है तो एंडेमिक स्पीसीज है। एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, तो ये दो होता है। और एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट। इंडिया में हॉटस्पॉट कितना है करुणा। आप बता दीजिए। चार है इंडिया में। एक सुंदरलैंड है जिसमें अंडमान एंड निकोबार भी आता है और नॉर्थ ईस्ट से आता है प्रवेश। एक हम्म, वेस्टर्न घाट हो गया, सही बात एक है। हिमालय हो गया, एक है ना। हिमालय हो गया। और एक और है ना। टोंडा लाइन तो ओसे की, ये इंडोनेशिया वाली जो लाइन आ रही है ना, ये हाँ, वाला है। अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट हाँ, एक अंडमान एंड नॉर्थ निकोबार हो ईस्ट का गया। आ रहा है, जो हम्म, म्यांमार नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट आ रही है, वो हम्म। एक अलग है। मतलब नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक हॉटस्पॉट रीजन है ना इंडिया का। तो एक और इंडो हिमालय, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट अलग से। हाँ, मतलब ये वो नॉर्थ अंडमान एंड ईस्ट निकोबार बेल्ट है। से लेके जाते हैं। और यहाँ पर हो हम्म, गया ये इंडो बर्मा हो गया, वो इसी में आ इंडो जाएगा, बर्मा, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ। हिमालयन। ये चार जगह बहुत हॉटस्पॉट है इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। ये पढ़ो करुणा। राइट अ नोट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डिस्कस द जेनेसिस एंड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन अम्फान ऑन इंडिया। तो हम्म पहले तो बताने ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, कैसे हम्म फॉर्म होता बताओ। है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्राइटेरिया ग्रेटर हाँ, एट द स्पीड ऑफ 700 मीटर, आई गेस। इसमें मैं बताता हूँ सिर्फ। टेम्परेचर, फिर नहीं सबसे इसे पहला, बोलने दे प्रवेश एक बार, ठीक बोलने दे। ठीक। ये तुम बोल। टेम्परेचर जो है सी दैट इज हैज, टेम्परेचर।
मैं लिख रहा हूँ, करेक्ट कर देना, मैं गलत होगा तो। जी। बोलो, बोलते रहो। बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइट का क्राइटेरिया। हाइट का, नहीं ऑल्टीट्यूड तो होना चाहिए सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ना, ट्रॉपिकल रीजन में होगा। कोरोलिसिस फोर्स ज्यादा रहेगा, लो प्रेशर एरिया, सही बात है, जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया ऐसे आएंगे। ये लो प्रेशर एरिया एलपी, हम्म। यहाँ से ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, ये एलपी है तो ऐसे आएंगे, तो ओवरऑल साइक्लोन बन जाएगा हाई प्रेशर जोन से। तो लेस वर्टिकल शेयर विंड, ये हो सकता है। और इन सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ITCZ जोन। प्रवेश बताओ, ऐड करो। एंटी साइक्लोनिक लिखो। सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा है यहाँ पर। एंटी साइक्लिक होता है ना ये, हाँ जो एंटी आपने साइक्लोन, सुनाया, ये बेसिकली दूसरा है। एंटी साइक्लिक दूसरा है ना, होता है ये। हाँ इससे एंटी साइक्लिक होता है, उल्टा होगा इसका। हम्म। नॉर्थ, हाई, नॉर्थ में नॉर्थ में जो क्लॉकवाइज होता है, साइक्लोन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली होता है। एंटी साइक्लिक होगा, और साउथ में जो आएगा वो साइक्लिक होगा। और हमारे यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन आएगा वो क्लॉकवाइज होगा, और साउथ में ऐसे, जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ ऐसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है यहाँ पे। ठीक है वो देख लेंगे इसको। ठीक है, जेनेसिस बताओ, जेनेसिस इम्पैक्ट। और इसमें एक चीज और लिख लेना, उसे हाई रेन बैंड होते हैं इसके, ट्रॉपिकल साइक्लोन के। आई का जिक्र नहीं किया तो। हाँ आई होता है, फॉर एग्जांपल लो प्रेशर एरिया को आई हाँ। बोलते हैं। हाँ, हाई रेन बैंड होता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज डिस्ट्रक्शन हमने होता है। छोड़ी है, हाँ हाँ, इसका हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने छोड़ी है वो ये है कि इट डिसिपेट्स एज इट रीचेज द लैंड। हाँ, जो सी में होता है। एंटी साइक्लोन के अंदर वो धरती के ऊपर भी चलता रहेगा, पता नहीं कितने किलोमीटर, ये जैसे ही शोर पे आएगा खत्म हो जाएगा कुछ सेंट मतलब किलोमीटर के बाद। हाई डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल। एम्फन हो गया, मिशोंग हो गया, उसके बाद भूल गया चलो, देखते हैं। भूल गए, सही बात है। डिस्कस जेनेसिस इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फन इंडिया। ठीक जेनेसिस, है आखिर बताओ तुम जेनेसिस अब मतलब क्या होता है? जेनेसिस और इम्पैक्ट बताओ। जेनेसिस में आप क्या लिखोगे? जेनेसिस क्या होता है ऐसे? एक सेकंड। फर्स्ट ओरिजिन बताना होगा ना, कि जो मतलब स्पेसिफिक हो गया तो जेनेसिस। beginning origin of something, discuss the इम्पैक्ट genesis। बताओ, जेनेसिस छोड़ दो, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, फिर लाइवलीहुड का प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्रीकल्चर लॉस। रेनफॉल। रिहेबिलिटेशन नहीं लॉजिक यहाँ पे, इम्पैक्ट नहीं है ना रिहेबिलिटेशन, वो तो हाँ मिटिगेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। मिटिगेशन, सॉरी, इवैक्यूएशन, नहीं डिस्ट्रक्शन में हो जाएगा ऑफ प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे ह्यूमंस आएगा, लाइफ। सबसे पहले आएगा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हाँ उसके बाद आएगा डिस्ट्रक्शन रेनफॉल। ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स, हम्म कमर्शियल बिल्डिंग्स। उसके बाद हम्म। आएगा कि दो हो गया, तीसरा आएगा कि डिसरप्शन ऑफ पावर लाइंस, हाँ जो वो सब बिजली इम्पैक्ट में की आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी। उसी में कंस्ट्रक्शन हाँ, उसी में आ जाएगा हाँ फिर उसी का आ गया। impact। ठीक है, तो मोटे मोटे ये होते हैं। ओरिजिन का, ओरिजिन देखना होगा। ओरिजिन बोले तो साइक्लोन का विजन तो हमने डिस्क्राइब कर ही दिया ऑलरेडी। लो प्रेशर, हाँ डिस्क्राइब कर दिया, लो प्रेशर जोर से एरिया से होता है ओरिजिन। ठीक है, इसी में डालना होगा। ठीक है, लास्ट में आता है, व्हाट इज एक्वाफियर, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये सिंपल है, तो इसमें बताओ करुणा, एक्वाफायर क्या होता है और ग्राउंड वाटर क्यों कम हो रहा है? डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर।
बताओ एक्वीफायर और डिप्लीशन ऑफ वाटर का जो मीनिंग क्यों हो रहा है? प्रवेश। ठीक है, एक्वीफायर बेसिकली क्या होता है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं वहां पर नेचुरल रिलीज ऑफ वाटर होता है ऑन द सरफेस फ्रॉम द जियोथर्मल प्रेशर beneath द ग्राउंड। तो एक जियोथर्मल प्रेशर और एक ग्रेडियंट फोर्स, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स, ये दोनों की वजह से जो पानी है वो बेसिकली ऊपर आता है और सरफेस पे उसको बोलते हैं एक्वीफायर। एग्जाम्पल क्या दे बोला? एक सकते हैं बार तुम क्या बोला? हिमाचल। ये तो मेरे पता है, रिजर्वेयर का। तुम क्या बोला? ग्रेडियंट क्या? फोर्स और रिजर्वायर और वाटर होता है, सरफेस ग्राउंड वाटर दोनों हो गया। आज तुम्हारे साथ जो तुम बात है ना, क्या तुम वर्ड बोला था एक? ग्रेडियंट, या मैं ही भूल गया, ग्रेडियंट फोर्स एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट, मेरा पता नहीं क्या बोले था, प्रेशर। इसमें थे शायद एक्विफायर के टाइप्स भी होते हैं ना कुछ, जैसे हाँ, कंफाइंड हॉट भी होता है। एंड हाँ, अगर ऐसा है तो ये अनसैचुरेटेड जोन है। हाँ, मतलब उसी ये मैंने बोला था, परमेबल है। जियोथर्मल प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स। तो यहाँ जो पानी होगा वो ग्राउंड वाटर, ये बेसिकली इम्परमेबल, ये इम्परमेबल परमेबल रॉक के ऊपर ही में रहने वाला है। और जो परमेबल रॉक है जो उससे सैचुरेशन पॉइंट पहुंचेगा, तो ग्राउंड वाटर ऐसे होता है, सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं। मतलब उसके नीचे ग्राउंड वाटर जा नहीं सकता है, वहीं पर हो जाता है, आपको फायर हो गया इस तरह से। मैंने बोला था उसे जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स। और दूसरा है कि न्यूथर्मल प्रेशर के कारण वाटर को पुश करता है ऊपर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, जियोथर्मल प्रेशर, इसके और ये भी कारण बता होता है। सकते हैं कि पानी अंदर सीपेज। जाता कैसे है, तो रेनफॉल, तो सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक्स, जिसकी वजह से थॉइंग और फ्रीजिंग जब होती है गर्मी और सर्दी के मौसम में, तो उसकी वजह से वाटर सीपेज होता है रॉक्स के अंदर, जिससे ये हम्म। रिप्लेनिश हो जाता है इनका वाटर हम्म। एक्वीफायर का। हम्म। और इसको बोलते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अरे, इसे हो गया वाटर, ग्राउंड वाटर, ये पूरा ग्राउंड वाटर हो गया। ये ऊपर में, तो इसमें जो पानी निकलेगा ना, इसको बोलता है आर्टिशियन वेल। इसी से रिलेटेड रहता है कि दोनों तरफ में ऐसे हो रहा है, एक सेकंड, दोनों तरफ में वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ भी ऐसे है। तो यहाँ पर ना प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर के कारण ये पानी वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जो लेक बनता है उसको आर्टिजियन वेल बोलते हैं, पूरा प्रेशर के कारण बनता है। बोला प्रवेश? हाँ सही है। एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे ही हिमाचल का। ये है ना, ये बेसिकली सॉइल हो गया, ये भी सॉइल है। तो वाटर सीपेज कर रहा है यहाँ पर, इनपरमेबल रॉक हो गया ये वाला, ये भी इनपरमेबल रॉक है। तो ये बीच में ग्राउंड वाटर हो गया, सीपेज किया, यहाँ पर प्रेशर बनने के कारण ऊपर आ गया पानी, तो आर्टिजियन वेल हो गया। तो एग्जाम्पल ओशी, जैसे कि गांव में होते हैं कुएं होते हैं ना, ट्यूबवेल, तो बेसिकली वो हाँ। यही चीज होता है, अपने आप पानी कैसे आ रहा है, ऐसे ही आता है, यही मैकेनिज्म होता है उसका। तो आप बताना, लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मेन कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो एक्सेसिव यूज इन इसमें भी ड्रिंकिंग। बता देंगे कि मतलब स्कार्सिटी। अर्बनाई अर्बनाइजेशन का थोड़ा लिंक कर देंगे, अर्बनाइजेशन प्रेशर, बोलो हाई कंस्ट्रक्शन। करुणा। हाँ, अर्बनाइजेशन प्रेशर, चलो बोलो करो ना। स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल भी हो सकता है एक रीजन। हाँ, ठीक है। मतलब कि यूज ज्यादा है रिचार्ज से, बोल सकते हैं। एंड लो यूटिलाइज अनरेगुलेटेड ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं है, मतलब हाँ, रेन वाटर वाशनिंग ज्यादा यूसेज नहीं है। बोलो करुणा। अनरेगुलेटेड है, फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हुआ। अनरेगुलेटेड यूज ऑफ वाटर, हाँ उसी में आ गया, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर में आ जाएगा। यूज ज्यादा है रिचार्ज से। सैलिनिटी इंक्रीज होती जा रही है। सैलिनिटी के कारण भी पब्लिक लोग डिप्लेशन की ऑफ ग्राउंड वाटर होगा। हैवी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर 81%, इंडस्ट्रियल 13%, और हम्म। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रेस्ट।
एग्री पर है, फिर 13% इंडस्ट्री, 13, और रेस्ट कंस्ट्रक्शन हाँ, एंड हाउस होल्ड। इंडस्ट्री एंड रेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो याद कर लेना। तो इसे नया बॉडी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। एंड डिफॉरेस्टेशन अथॉरिटी का भी तो रोल अथॉरिटी होगा ना। बोर्ड नहीं हो सके, अथॉरिटी है। ओ, तो बोर्ड कौन सा है? बोर्ड नहीं है, ये अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो किसके अंडर बना? ईपीए एक्ट है ना, कोई एक एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना हाँ सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल के अंडर। एक्ट कौन सा है? एक्ट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वही होगा, ईपीए 1986। हाँ, सही बात। ईपीए 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडी एक्ट, एक्ट 1986, उसी के अंदर में। इसका काम है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, रिकमेंडेशन देना, जांच करना, ये काम है इसका, अथॉरिटी है। CGW है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। और एक एक अभी मतलब आंसर से हट के एक चीज और है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वो हाँ, नीति आयोग ये नीति निकालता आयोग के अंदर में। हाँ, नीति आयोग के अंदर में ना। है। हाँ, उसे नीति आयोग। हाँ, इसका रिपोर्ट आता है, ये बताते हैं कितना यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। तो हो गया, we can conclude. Okay, thank you everyone. We will take up next set, 3 sets of questions day by day, tomorrow onwards. Do to answer Kari. Like and subscribe channel.